Hello guys, so welcome to my channel Talkative Thinker. So now today we are going to study about class 9 chapter 5 the fundamental unit of life. So before start the video, please like to my channel, subscribe to my channel, press the bell icon. ओके मैं चैनल पे नई हूँ, मैं यूट्यूब पे नई हूँ। यूट्यूब में मैं नए वीडियोस अब से अपलोड किया करूँगी रोज़। तो मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल ही होती है। तो मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ सेल की। द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, और अगर आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन चाहिए तो द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो सबसे पहले जो सेल थी उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने क्या किया था, जो कॉर्क होता है उसको माइक्रोस्कोप में देखा था, कॉर्क को माइक्रोस्कोप में देखा था, जिससे उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे थे, हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखा था। और तब से उन्होंने उसको नाम दिया था सेल। सेल का लैटिन वर्ड होता है लिटिल रूम, मतलब सेल को लैटिन लैंग्वेज में लिटिल रूम कहा जाता है। ये छोटा सा कमरा आप हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट था, मतलब कि उनका कोई मोटो नहीं था कि मुझे ये डिस्कवरी करनी है, बट ये तो अचानक से और बहुत ही छोटा सा इन्वेंशन हो गया था, उनसे डिस्कवरी हो गई थी उनसे, जो कि आज चल के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आज उस डिस्कवरी की बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है उसकी हिस्ट्री ऑफ साइंस में। आप अगर पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में सबसे बेसिक जो चीज़ है ना, वो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको पूरी बॉडी को एग्जामिन करना है तो सबसे पहले आपको सेल का पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है, सेल के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सेल का शेप क्या होता है, सेल का साइज़ क्या होता है, सेल क्या फंक्शंस करती है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स क्या होते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। आपको पता है कि जो 5.1 है, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, वो बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार वो रीड आउट कर लेंगे तो बहुत ही बेसिक सी एक एक्टिविटी दी गई है, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ओनियन पील के बारे में बताया गया है और एक सेल के बारे में बताया गया है। तो उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो बताया गया है। तो ये आप आराम से रीड कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है, आप ये व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, ये पूरा एक्टिविटी से रिलेटेड ही है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी ये जो आप येलो बॉक्स देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। ठीक है, सो लेट्स रीड आउट। सेल्स आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मैंने आपको अभी बताया कि सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, और उसका मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था। ठीक है, एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के ज़रिए उन्होंने डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद 1674 में ल्यूविन हुक ने डिस्कवर किया कि जो फ्री लिविंग सेल्स है ना, वो पॉन्ड वाटर में होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस फाउंड होता है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने, एकदम ध्यान से सुनिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की थी। फिर पुरकिंजी ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म, जो अपने सेल में फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसको नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। ओके, फिर स्वीडन एंड श्वॉन ने 1838 और 1839 में स्वीडन एंड श्वॉन ने सेल थ्योरी बनाई। ठीक है, सेल थ्योरी पब्लिश की कि सबसे फर्स्ट सेल थ्योरी थी कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेकेंड थी सेल इज़ फाउंड इन एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद ये दो सेल थ्योरी थी,
सेल थ्योरी में 2 ही पॉइंट्स थे, पर आगे वर्च्युओं ने उसको एक्सपांड किया और उन्होंने न्यू पॉइंट ऐड किया कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से बनती हैं। मतलब सपोज़ कर लीजिए कोई भी सेल है, ठीक है, तो उसमें से ही न्यू सेल्स बनेंगी, एग्जिस्ट होंगी उसी से सेल। जैसे कि आप ये भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जैसे रिप्रोडक्शन होता है वैसे ही सेल में रिप्रोडक्शन होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो ओल्ड सेल्स होती हैं उसी में से नेक्स्ट सेल्स बनती है, ठीक है, विथआउट एनी मतलब एक टाइप का रिप्रोडक्शन ही बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, ओके। और उसके बाद लास्ट में 1940 में डिस्कवरी हुई डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जिसकी वजह से हम जो हैं सेल के अंदर जो जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको अच्छे से वेरीफाई कर सकें, अच्छे से उसको स्टडी आउट कर सकें। इसीलिए 1940 में उसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो हुई डिस्कवरी हुई, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में एक ही टाइप के सेल्स होते हैं और वही एक टाइप के सेल्स सारे उनके फंक्शंस प्ले आउट करते हैं, गॉट इट। और मल्टी सेल्यूलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। अमीबा, क्लेमिडोमिनोज, पेरिमीशियम एंड बैक्टीरिया, ये सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेल्यूलर है, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की सेल डिपेंडेंट होती हैं कि क्या करना है, सारे फंक्शंस रोल आउट करती हैं। बट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप की डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस रोल करती हैं, गॉट इट। अब हम देखते हैं अबाउट द ऑर्गेनिजम्स हु ऑल्सो हैव डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ये जितनी भी जो ये इमेजेस दी गई है, ओवम, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल की, स्पर्म, बोन सेल, नर्व सेल, फैट सेल, ये जितने भी सेल्स हैं ये ह्यूमन सेल्स हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में ये सारे सेल्स फाउंड होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये स्मूथ मसल सेल कैसी एकदम स्ट्रेट, आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स हैं, मतलब 2 इन पॉइंट्स हैं, और स्मूथ मसल सेल एकदम वर्टिकली है, लिटिल बिट वर्टिकली है, थोड़ा सा वर्टिकली हो रही है। और फिर ब्लड सेल्स हैं छोटी छोटी, नर्व सेल है, नर्व सेल का अच्छे से इधर पिक्चर नहीं आ रहा है, बट नर्व सेल थोड़ी सी एकदम उसका बहुत ही टिपिकल शेप है, आप समझ लीजिए। या तो आप गूगल पे फाउंड भी कर सकते हैं अबाउट नर्व सेल, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और आप उसकी इमेज देख सकते हैं। बहुत ही टिपिकल पिक्चर है, बहुत ही टिपिकल सेल है ये, ठीक है। फिर आप ओवम को देख सकते हैं। ओवम कैसा है, एकदम सर्कलिश टाइप का है और उसके अंदर मिड पार्ट न्यूक्लियस है, बोन सेल है, स्पर्म है, छोटा सा स्नेक टाइप स्ट्रक्चर है उसका। फिर उसके बाद ये फैट सेल है, फैट सेल बहुत ज़्यादा फैट है सॉरी, बट हाँ है मेरे हिसाब से तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जो सेल जो फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है, जो भी सेल जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म, उसी के बेस पे उसका शेप और साइज़ रिलेट करता है। जैसे कि कोई भी सेल कोई फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसी से रिलेटेड उसके शेप होगा और उसका साइज़ होगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अमीबा है चेंजिंग शेप्स। जो अमीबा होती है वो चेंज अपने जो बॉडी का शेप होता है वो चेंज करती रहती है। उसका कोई एक फिक्स शेप नहीं होता है कि हाँ वो एक या सर्कल, रेक्टेंगल या ऐसा कोई शेप नहीं होता है, वो अपने बॉडी के शेप चेंज करती रहती है, ठीक है। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड इन द पेक्यूलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। कुछ केसेस में सेल का शेप बड़ा होता है, कुछ में छोटा होता है, कुछ में फिक्स्ड होता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि नर्व सेल का बहुत ही टिपिकल शेप होता है, ठीक है। ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। कुछ लिविंग सेल्स, कुछ नहीं, हर लिविंग सेल के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने बेसिक फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है। हाउ डज अ नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ, हाँ, हाउ डज लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, और जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ओके, ठीक है। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, दैट मीन्स कि जो लेबर डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस रोल आउट करता है, मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सिंगल सेल में भी ये डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट सच सेल हैज़ गॉट सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपको पता है कि सेल जो होती है, सेल के अंदर बहुत से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दो होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर उसके बाद होता है राइबोसोम्स एंड सो ऑन, बहुत से होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक सिंपल सेल को अच्छे से वेरीफाई करना है, एक अच्छे से आपको जानना है और ठीक है, तो उसको आप सबसे पहले सेल के आप थ्री पार्ट्स एकदम अच्छे से रीड कर लीजिए, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये तीन बहुत ही मेन हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ इनके अंदर होती हैं, इंटरसेक्शंस होते हैं, वो सेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन। और मैंने बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, सो प्लीज़ एक लाइक कर ही दीजिएगा, प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत से वीडियो बनाया। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और भी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल्स के, तो वो हम कवर करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू।